हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरी लेक्चर हमने डिस्कस किया था। गेट का अपने क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया था। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो लेक्चर नंबर सेकंड है, इसमें अपने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो भी हमने थ्योरी में अभी तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड ये सभी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे मैं देखो, ये जो मैंने थ्योरी लेक्चर है वो डिजिटल स्क्रीन पे करवाया था और जो प्रॉब्लम है वो मैं तुम्हें पावर पॉइंट पे करवा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन डिजिटल स्क्रीन पे ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी लाइटिंग का इशू हो रहा था और मेरे से अभी तक सेट नहीं हुआ वो। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रही थी स्क्रीन, इस वजह से जैसे ये क्वेश्चन जो स्क्रीन क्लिपिंग ऐड करते हैं डिजिटल स्क्रीन पे तो लाइटिंग का एडजस्टमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से डार्क आ रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन वाली वीडियो भी डिजिटल स्क्रीन पे करवा दूंगा। बट अभी के लिए जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो पावर पॉइंट पे करवाऊंगा मैं, और जो तुम्हारा थ्योरी है वो तुम्हें डिजिटल स्क्रीन पे ही करवाऊंगा कंप्लीट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। आई होप तुम इस चीज़ को समझोगे और अंडरस्टैंड करोगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे करवाने में, बट लाइटिंग बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं लग रहा देखने में। तो इस वजह से मैं इसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन वाली वीडियो में ये पैटर्न रहेगा और जो तुम्हारी थ्योरी लेक्चर वाली वीडियो है उसमें वो पैटर्न जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वही वाला पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊंगा तुम्हें और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा आप सभी से कि जो PYQ है, ठीक है, अब जो भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी टॉपिक कर लिए उसमें गेट के और नेट के, ठीक है, जो भी PYQ तुम्हें उन टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक अभी तक हमने कर लिए, ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ है, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के, हो सके तो जस्ट के भी, ठीक है, जस्ट के भी PYQ है, वो ट्राई करना। ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। दिन के चाहे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, लेकिन उनको जरूर ट्राई करना अपने हाथ से। जो टॉपिक अभी देखो ज़्यादा काम नहीं है ये कोई, जो टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए उनसे रिलेटेड जितने भी, मान लो बाकी क्वेश्चन छोड़ देना, क्वांटम मैकेनिक्स के उनसे रिलेटेड जितने भी PYQ है वो यहाँ पे तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ट्राई करना उनको सॉल्व करने की। ईजी होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पहले ये वाली वीडियो देख लो जो क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, इस वीडियो को देख। अब तुमने थ्योरी लेक्चर वाली वीडियो देख ली होगी क्वांटम मैकेनिक्स की, जो फर्स्ट लेक्चर था 01, वो वाली वीडियो देख ली होगी। इसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की 02 वीडियो देख लो। ये वीडियो देखने के बाद में ये काम तुम्हें करना है। जितने भी PYQ जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें गेट और नेट के तो एटलीस्ट करने हैं, यदि इतना टाइम हो कि जस्ट के भी कर सको तो वो भी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है वो अपने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, गेट में इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं, तो लगभग क्वेश्चन होते हैं वो इजीली 1-2 मिनट में 3 मिनट में होने वाले होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के, ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। एक प्रोटॉन पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल है और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो सेम है। देन द रिलेशन बिटवीन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। ये PYQ क्वेश्चन ही है, ये कहीं ना कहीं गेट में नेट में जस्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमें फॉर्मूला मैंने लिखवाया था H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन का मास होगा, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन का मास है। तो लैम्डा अल्फा हमारे पास में H/2 इंटू 4mp इंटू काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा हमारे पास में प्रोटॉन H/2 इंटू mp अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लैम्डा पी क्या आएगा हमारे पास में, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ये टर्म नीचे आ जाएगी 2mp इंटू काइनेटिक एनर्जी, और अल्फा वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी 2 इंटू 4mp इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, mp से mp कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √4, तो ये 2 आ जाएगा। तो लैम्डा पी आ जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा अल्फा। तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करना। बाकी मैंने वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला भी तुम्हें यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था? काइनेटिक नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन, मेरे को भी याद है ये फॉर्मूला, 2m0c²। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास में, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी कहीं ना कहीं PYQ में पूछा गया है। ठीक है, कंसीडर ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन बोथ हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है। ठीक है, पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको लिख लो। इलेक्ट्रॉन एक फोटोन है, दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी भी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और टोटल एनर्जी की जब बात करते हैं अपने, तब हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इफ लैम्डा एंड पी रिप्रेजेंट द वेवलेंथ एंड मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, देन लैम्डा और पी मोमेंटम, और मोमेंटम, अब यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है कि वेवलेंथ दोनों की सेम होगी, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से कम होगी, या प्रोटॉन की वेवलेंथ, इनकी एनर्जी सेम है। और एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में टोटल एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी, का फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों की जो एनर्जी है हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो रेस्ट मास एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कम है। ये जो एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितनी होती है? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में होती है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं जो रेस्ट मास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। रेस्ट मास एनर्जी जो है, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में। ठीक है, ये काइनेटिक, ये हमें काइनेटिक एनर्जी ये जो एनर्जी गिवन है हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। यहाँ पे ई मत लिखो, इसको के से लिख लो। ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो रेस्ट मास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास में वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है कि रेस्ट मास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक, तो जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? p²/2m। ठीक है, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो 2√2 इंटू m कितना है? इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा हमारे पास में वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19। ये हमारे पास में है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10 इंटू 1.6 ये रूट में आ जाएगा, और -31 और -19, 19 और 31 ये आ जाएगा 50, तो 10⁻25 आ जाएगा बाहर। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 10⁻25। ठीक है, और ऐसे ही यदि अपने फोटोन की बात करें तो फोटोन में एनर्जी होती है हमारे पास में Pc। फोटोन में कोई रेस्ट मास एनर्जी नहीं होती। तो फोटोन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है Pc, P इंटू सी, ये याद रखना। तो P होगा हमारे पास में E/c, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास में? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में कन्वर्ट कर दिया। 3 इंटू 10⁸ C की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3.3 इंटू 1.6 इंटू -19 और -8, तो 10⁻27। तो किसका मोमेंटम? ये है फोटोन का मोमेंटम, और ये है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। किसका मोमेंटम ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये 25 है माइनस, और ये -27 है। तो यहाँ से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो फोटोन के मोमेंटम से ज़्यादा है। तो कौन सा केस है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम से ज़्यादा। तो ये वाला केस नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला केस होगा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम से ज़्यादा, इसका मतलब जो वेवलेंथ है
इलेक्ट्रॉन की वो है मोमेंटम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कम होगी फोटोन की वेवलेंथ से। तो बस यहाँ पे याद रखने वाली एक चीज़ ये है कि जो रेस्ट मास एनर्जी है हमारे पास में, यदि वो ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी है तब तो नॉन रिलेटिविस्टिक ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि काइनेटिक, ये लिख लो, यदि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी है तो ये हमारे पास में नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा, ये रिलेटिविस्टिक केस। और रिलेटिविस्टिक केस के लिए हमारे पास में जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी p² c² प्लस m02 c⁴ होगी। तो p यहाँ से निकल जाएगा, e² माइनस m02 c⁴। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा फिर मोमेंटम का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, ए स्लिट हैज़ ए विड्थ d अलोंग x डायरेक्शन। एक स्लिट है जिसकी विड्थ d है अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन अपने ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन x डायरेक्शन है, ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन में जो स्लिट की जो विड्थ है वो d है। इफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इन y डायरेक्शन, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो y डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये स्लिट है हमारे पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। accelerated in y direction to a particular velocity by applying a potential difference of 100 plus minus 0.1 kilovolt passes through the slit, then which of the following statement is and are correct? MSQ टाइप का क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, ये हमें बताना है। The uncertainty in position of electron in x direction before passing through the slit is 0। ये कह रहा है कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है एक्स पोजीशन में वो बिफोर पासिंग द स्लिट इज 0। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बिफोर पासिंग द स्लिट। तो ए ऑप्शन को देखें अपने, बिफोर पासिंग द स्लिट, बिफोर पासिंग द स्लिट, स्लिट को पास करने से पहले वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स एच कट। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा? एच कट अपॉन 0, तो ये आएगा इन्फिनिटी। तो डिपोजिशन में जो अनसर्टेनिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है? द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन बिफोर पासिंग स्लिट इज 0। ये कह रहा है 0, लेकिन क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी पार्ट देखो, the momentum of electron in x direction is minus h cut by d, sorry h cut by d है, not minus h cut by d, h by d immediately after passing the slit। ये कह रहा है x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो h by d है immediately after passing the slit। जैसे ही स्लिट को पास कर जाएगा तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स होगी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन यहीं से तो निकलेगा ना, इसी रीजन में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, डी रीजन में। तो डेल्टा एक्स तो हो गया डी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एच बाय डी। तो बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है एकदम, कि आफ्टर पासिंग द स्लिट जो हमारे पास में डेल्टा पी होगा वो एच बाय डी होगा, क्योंकि पोजीशन फिक्स होगी, पोजीशन सर्टेन होगी तो मोमेंटम भी सर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, The uncertainty in position of electron in y direction before passing the slit is 0। ये कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में मोमेंटम फाइनाइट है, डेल्टा पी वाई फाइनाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो डेल्टा पी वाई फाइनाइट है, तो डेल्टा y भी फाइनाइट होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 0 होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, 0 नहीं होगा y डायरेक्शन में, डेल्टा y है वो फाइनाइट होगा। तो डी ऑप्शन की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ स्लिट डज नॉट इफेक्ट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन। जो स्लिट है वो एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के मोमेंटम को वो इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे, और ए और सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होंगे। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कभी भी एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को इफेक्ट नहीं करेगा।
और जो स्लिट है वो यदि वाई एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन के मोमेंटम को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, इस टाइप से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास में क्या है। साई 1 एंड साई 2 आर टू ऑर्थोगोनल स्टेट ऑफ स्पिन हाफ सिस्टम। साई 1 और साई 2 दो ऑर्थोगोनल स्टेट है स्पिन हाफ सिस्टम की। जो साई 1 हमें गिवन है वो गिवन है 1/√3 10 √2/3 01। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा जब अपने एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आएगा जब अपने स्पिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, साई 1 है 1/√3 10 √2/3 01। स्पिन हाफ सिस्टम है। इट इज़ गिवन दैट साई 1 ये गिवन है वेयर 10 एंड 01 रिप्रेजेंट द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट। 10 जो है स्पिन अप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 01 जो है स्पिन डाउन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। व्हेन द सिस्टम इज इन साई 2 स्टेट इट्स प्रोबेबिलिटी टू बी इन स्पिन अप स्टेट। जब सिस्टम साई 2 स्टेट में होगा तब स्पिन अप स्टेट में पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब सिस्टम साई 2 स्टेट में होगा, साई 2 में होगा, तो स्पिन अप स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। स्पिन अप स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो साई 2 स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये तो साई 1 स्टेट कैसे गिवन है। साई 1 ये गिवन है C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, ये गिवन है हमें। साई 1 है 10, क्योंकि मैंने कहा था कैट वेक्टर को कॉलम वेक्टर से अपने लिख सकते हैं। 10 और 01, जो साई 1 है वो 10 है और साई 2 है वो 01 है। तो ये ऑर्थोनॉर्मल है दोनों, ऑर्थोनॉर्मल क्यों है, क्योंकि इनका आपस में जब इनर प्रोडक्ट लोगे साई 1 का ये 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, ये तुम देख सकते हो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से, तो ये 1 आएगा। साई 2 भी 1 आएगा। 01 को 01 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा। साई 1 साई 2 करोगे, मैंने कहा था ना, ये देखो ब्रा वेक्टर कैसे निकालते हैं। ब्रा वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रा वेक्टर निकाला है ना मैंने यहाँ पे। ब्रा वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा वाली टर्म को माइनस आयोटा करना है, बट यहाँ पे कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ कोई माइनस आयोटा करने की जरूरत नहीं है। तो साई 1 होगा 10 और साई 2 होगा 01, तो ये 0 आएगा। तो ये ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है वो भी अपने चेक कर सकते हैं। साई 1 का इनर प्रोडक्ट 1/√3 10 प्लस ब्रा वेक्टर ले लेंगे पहले √2/3 01, ये ब्रा वेक्टर ले लिया हमने। 1/√3 है, 1/√3 यहाँ कैट वेक्टर ही है, √2/3 01, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब साई 1 का साई 1 के साथ में होगा तो 1/√3 इंटू 1/√3, और साई 2 का साई 2 के साथ में होगा √2/3 इंटू √2/3, तो ये 1 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे। तो ये नॉर्मलाइज्ड है। तो जो साई 2 है वो भी नॉर्मलाइज्ड होगा, साई 2 भी नॉर्मलाइज्ड होगा। और साई 2 क्या होगा, C1 ले लेते हैं, C1 10 और C2 01, बट हमें C1 C2 नहीं पता, साई 2 हमें पता ही नहीं है, और साई 2 की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो साई 1 देखो, साई 1 में स्पिन अप स्टेट ये है, स्पिन डाउन स्टेट ये है, तो साई 1 में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि जो साई 1 और साई 2 है, ये जो साई 1 है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो मैंने कहा था तुम्हें कल थ्योरी लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, C1 स्क्वायर कर दो, C2 स्क्वायर कर दो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो जो साई 1 स्टेट है, साई 1 स्टेट के अंदर स्पिन अप स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है
और स्पिन डाउन स्टेट की प्रोबेबिलिटी वो निकाल सकते हैं अपने। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो। लेकिन हमें निकालना साई टू में, साई टू हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो साई टू कैलकुलेट करो। तो जो साई टू है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले साई टू को हमने कंसीडर कर लिया, लेट्स से C1 10, C2 01, ये हमने कंसीडर कर लिया। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साई 1 और साई 2 है वो ऑर्थोगोनल है, C1 C2 निकालने हैं, तो ये कह रहा है साई 1 साई 2 ऑर्थोगोनल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब इसका पहले ब्रा वेक्टर लो साई 1 का 1/√3 10 प्लस √2/3 01। इसका ब्रा वेक्टर लेना किसके साथ में, इसके साथ में C1 10 प्लस C2 01, और ये 0 के इक्वल है, तो 1/√3 C1/√3 प्लस C2 इंटू √2/3 इक्वल टू 0, तो C1 प्लस √2 C2 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में C1 और C2 में, ठीक है। और एक अब C1 और C2 दोनों निकालने हैं, लेकिन एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन और आएगी कि साई 2 नॉर्मलाइज्ड है, साई टू 1 के इक्वल है, नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका मतलब C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 के इक्वल है। नॉर्मलाइज का मतलब यही है ना, इसके जो कोफिशिएंट है इनका जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, या तुम इससे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो C1 और C2 आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ तुम्हें। C1 और C2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, C1 तो आएगा -√2 हाँ C1 आएगा हमारे पास में -√2/3, C1 तो आएगा -√2/3 और C2 आएगा √1/3, ठीक है। तो ये और तो यहाँ पे जो साई 2 स्टेट है वो क्या आ जाएगी, -√2/3 10 और 1/√3 01। तो स्पिन अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका होल स्क्वायर, स्पिन अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/3, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर है? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। दो इक्वेशन हमने बना ली, दो कोफिशिएंट थे, दो इक्वेशन कौन सी, एक तो गिवन था कि ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब इनका इनर प्रोडक्ट 0 है, और ये नॉर्मलाइज्ड है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रोबेबिलिटी होता है कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यदि वो नॉर्मलाइज स्टेट है, नॉर्मलाइज स्टेट है तो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दो, वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये मैंने कल लाइन भी लिखवाई थी तुम्हें क्वेश्चंस में। बात समझ में आ रही है? तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पर एग्जाम में, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, पिक किए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई रीज़न है इनके पीछे, ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल हमें गिवन है, वेव फंक्शन हमें गिवन है पार्टिकल का, पहले लिख लो, वेव फंक्शन गिवन है 1/√2, और थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से करो क्वेश्चन को ताकि गलतियां ना हो। 1/√2 साई 0 प्लस आयोटा साई 1, वेयर साई 0 एंड साई 1 आर दी नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल है, ये साई 1 है, ठीक है। साई 0 का जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 है, साई 0 और साई 1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। E0 एंड E1 कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है। जो हमारे पास में E0 एनर्जी है इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, E1 एनर्जी इस वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और हैमिल्टोनियन एक एनर्जी ऑपरेटर है। जब हैमिल्टोनियन को साई 0 पे अप्लाई करेंगे तो हमें E0 मिल रहा है, ये हमें क्वेश्चन में ये ऑलरेडी कह रहा है, ये मैंने कल बताया था तुम्हें, ठीक है। और हैमिल्टोनियन को यदि साई 1 पे अप्लाई करने हैं तो अपने को E1 मिल रहा है और साई 1 मिल रहा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रहा है कि E0 एंड E1 आर दी कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन।
हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला है वो देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या है, साई एच साई अपॉन साई साई। सबसे पहले नीचे वाले टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है साई साई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ब्रा वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये जो कैट वेक्टर है। ब्रा वेक्टर क्या आएगा, इसका ब्रा वेक्टर आएगा, सबसे पहले तो इनको कैट में लिख दो, तो ब्रा निकालना है तो 1/√2, ये तो रियल है, और साई नोट को ऐसे लिख देंगे ब्रा वेक्टर में, आयोटा को माइनस आयोटा कर देंगे, माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा साई 1। तो ये ब्रा वेक्टर हो गया। अब अपने को ये लेना है साई साई नॉर्मलाइजेशन। पहले ब्रा वेक्टर लिखेंगे 1/√2 साई 0 माइनस आयोटा साई 1, ठीक है, और फिर कैट वेक्टर लिखेंगे 1/√2 साई 0 कैट वेक्टर प्लस आयोटा साई 1। अब हमें पता है साई 0 का साई 0 के साथ में इनर प्रोडक्ट होगा, साई 1 के साथ में तो 0 हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 साई 0 और माइनस आयोटा इंटू आयोटा साई 1 ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है। बीच वाली टर्म जो क्रॉस टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि साई 0 का साई 1 के साथ में इनर प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/2। तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, देखो ये 1 नहीं है, ये 3/2 है, तो इसको 3/2 ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब ये ऊपर वाली टर्म साई एच साई, सबसे पहले तो ब्रा वेक्टर लिख लो 1/√2 साई 0 माइनस आयोटा साई 1, फिर एच लिख लो ऑपरेटर, फिर 1/√2 साई 0 प्लस आयोटा साई 1। सबसे पहले क्या करना है, एच को अंदर अप्लाई करो, 1/√2 साई 0 माइनस आयोटा साई 1, एच को अंदर अप्लाई करो, तो 1/√2 एच साई 0 पे अप्लाई करो, फिर एच को आयोटा एच साई 1 पे अप्लाई करो, तो ये आएगा 1/√2 साई 1/√2 के साथ में साई 0 माइनस आयोटा साई 1, और ये 1/√2 इसके साथ में था, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं है, ये बाहर नहीं है, साथ में है इसके, ठीक है। तो इंटू 1/√2 इसको अप्लाई करेंगे, ये हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, ये रहा E0 साई 0 प्लस आयोटा E1 साई 1। अब साई 0 वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 इंटू E0/√2 साई 0 माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा E1 इंटू साई 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, 1/√2 E0/2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो E1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास में साई एच साई भी आ गया, तो एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, E0/2 प्लस E1/3/2, तो ये आ जाएगा E0 प्लस 2E1/3, ये आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करना, पूरा मैंने प्रोसीजर बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। कौन सी इनमें से आइगन स्टेट है मोमेंटम ऑपरेटर की, ठीक है, वो हमें बताना है। मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें, मोमेंटम ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर मैं ऑपरेटर वाली वीडियो में तुम्हें लिखवा दूंगा। मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट d/dx 1 डायमेंशन में, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर को आर कैप से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो होता है वो होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m d²/dx², ठीक है। एंगुलर जो हमारे पास में एनर्जी ऑपरेटर होता है वो होता है आयोटा एच कट d/dt भी होता है, और हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है वो भी एनर्जी ऑपरेटर ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर ये होता है, ये याद रखना। ये कह रहा है कि आइगन स्टेट है या नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट है। मैंने तुम्हें ये कल का बताया था कि आइगन स्टेट कब होती है, कोई भी ऑपरेटर की आइगन स्टेट, लेट्स से ये हमारे पास में वेव फंक्शन है साई, ये ए ऑपरेटर की आइगन स्टेट कब होगी, जब ये कोई आइगन वैल्यू देगी और सेम स्टेट दोबारा मिलेगी, तो हम कहेंगे जो साई है वो साई ए की आइगन स्टेट है। कब है, कब है, जब साई ए को साई पे अप्लाई करने पे हमें एक वैल्यू मिलती है, आइगन वैल्यू, और साई दोबारा मिलता है। तो पी को इन सभी पे अप्लाई करो, ये सभी वेव फंक्शन है। तो ए पार्ट देखें, वेव फंक्शन क्या है, कोस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। इसको पी पे अप्लाई, पी अप्लाई करो इन पे, पी साई, तो माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स कोस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा, सेम स्टेट नहीं रहेगी, कहाँ सेम स्टेट रह रही है, कोस के एक्स का साइन के एक्स हो जाएगा, माइनस साइन के एक्स, के साथ में आ जाएगा, और प्लस आयोटा के कोस के एक्स। तो ये तो अलग होगी, डिफरेंट स्टेट होगी, ये तो सेम स्टेट नहीं रही। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। आयोटा साइन के एक्स माइनस जो वेव फंक्शन है यदि वो है आयोटा साइन के एक्स, तो इसको वेव फंक्शन पी को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट इंटू आयोटा कोस के एक्स, और के साथ में आ जाएगा। तो ये भी डिफरेंट होगी स्टेट, साइन के एक्स कहाँ बचा दोबारा, कोस में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही डी भी नहीं होगा, ठीक है, डी हो सकता है, डी हो सकता है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ए हो सकता है, देखो ए होगा हमारे पास में, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, ए होगा, देखो ए में आगे आगे करो इसको, जो ए ऑप्शन है इसको आगे करो, देखो बी नहीं होगा, ए हो सकता है। मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, डिफरेंट नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई, के को बाहर ले आओ, आयोटा माइनस आयोटा को यदि अंदर मल्टीप्लाई करें तो एच कट के को बाहर निकाल लिया, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा साइन के एक्स, और ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, तो ये भी प्लस कोस के एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एच कट के, और दोबारा वही स्टेट आ जाएगी साई। तो पी को जब साई पे अप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट आएगा एच कट के, जो मोमेंटम की आइगन वैल्यू होगी, और सेम स्टेट साई दोबारा मिलेगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है, बाकी सेम स्टेट नहीं देंगे हमें, बी सी डी तुम चेक कर सकते हो, नहीं सेम स्टेट देंगे, इसी टाइप से चेक करना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in one dimension box for x equal to -2l to x equal to 2l, ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास में जो -2l से 2l है। द वेव फंक्शन, अब ये छोड़ दो कि बॉक्स है और उसका वेव फंक्शन किस टाइप का होता है, बस तुम्हें जस्ट क्वेश्चन करना है। वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन दिस स्टेट, वेव फंक्शन हमें गिवन है साई एक्स इक्वल टू साई नॉट कोस पाई एक्स ओवर 4l। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है साई नॉट, इसको फाइंड आउट करना है। अब माइनस, अब इसकी लिमिट है -2l टू 2l, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह -2l से +2l आ जाएगा, और साई स्टार करेंगे तो साई नॉट स्टार, ठीक है, और कोस, कोस का स्टार कोस ही होगा, कोस पाई एक्स बाय 4l इंटू साई नॉट कोस पाई एक्स बाय 4l डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमें साई नॉट इंटू साई नॉट स्टार इंटू साई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रियल कॉन्सेंट होगा, तो ये हो जाएगा साई नॉट स्क्वायर -2l टू +2l, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई एक्स ओवर 4l डी एक्स इक्वल टू 1। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो -2l से 2l कोस स्क्वायर पाई एक्स ओवर
4L dx। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा सॉल्व करके, तो कोस स्क्वायर को सॉल्व करना, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा की टर्म में इसको लिखेंगे। कोस 2 थीटा होगा हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। तो इसको लिख देंगे माइनस 2L से 2L। कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई एक्स ओवर 4L अपॉन 2 dx। क्लियर है। और यहाँ से फर्स्ट 1/2 माइनस 2L से 2L dx प्लस 1/2 माइनस 2L टू 2L कोस पाई एक्स ओवर 2L dx। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये आएगा x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, x आएगा 2L माइनस 2L, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2L प्लस 2L ये आ जाएगा हमारे पास में, प्लस 1/2 कोस का जो होगा हमारे पास में वो होगा साइन, कोस का होगा साइन पाई एक्स ओवर 2L, और साथ में आ जाएगा हमारे पास में डिवाइड में आ जाएगा, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा पाई/2L, और इसकी लिमिट होगी माइनस 2L से प्लस 2L। ये आ जाएगा 4L/2 प्लस 1/2। अब देखो साइन पाई एक्स बाय 2L, यहाँ 2L पुट करेंगे साइन पाई आएगा और साइन माइनस पाई आएगा, दोनों जीरो होंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आएगा 2L, ओनली 2L आएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आएगा 2L, तो साइन नॉट स्क्वायर इंटू 2L इक्वल टू 1, तो साइन नॉट कितना आ जाएगा 1/√2L। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेंट आ जाएगा, तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा 1/√2L कोस पाई एक्स बाय 4L, ये हमारे पास में वेव फंक्शन हो जाएगा। तो साइन नॉट की जगह हमने ये पुट कर दिया 1/√2L। अब क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर। जो मोमेंटम का जो स्क्वायर ऑपरेटर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमें पता है माइनस h²/2m d²/dx²। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2m हटा दो तो मोमेंटम का स्क्वायर ऑपरेटर रह जाएगा माइनस h² d²/dx²। ठीक है, तो पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा साई पी स्क्वायर साई साई साई, या इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव साई स्टार माइनस h² d²/dx² साई dx ओवर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनेटिव साई स्टार साई dx। और हमें पता है ये जो वेव फंक्शन है जो हमने अभी निकाला है, ये जो वेव फंक्शन हमने निकाला है ये नॉर्मलाइज्ड है, साई स्टार साई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनेटिव dx करेंगे ये 1 आएगा, क्योंकि इसी से ही तो निकाला है हमने, 1 कंसिडर करके तो निकाला है, तो जब इसका दोबारा नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाले टर्म कैलकुलेट करनी है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह माइनस 2L से प्लस 2L हो जाएगा, साई स्टार की जगह 1/√2L कोस पाई एक्स ओवर 4L माइनस h² d²/dx² 1/√2L कोस पाई एक्स ओवर 2L 4L। ठीक है, तो 1/√2L 1/2L बाहर आ जाएगा, माइनस h² भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2L से 2L कोस पाई एक्स ओवर 4L, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो कोस का साइन हो जाएगा, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस का माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का दोबारा कोस हो जाएगा, तो ये तो कोस पाई एक्स बाई 4L ही आएगा, बट साथ में जो टर्म आएगी मल्टीप्लाई में वो आएगी π/4L का होल स्क्वायर, π/4L का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h²/2L π²/4L का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2L से 2L कोस स्क्वायर
पाई एक्स बाय 4L dx, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। ये रहा ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी 2L, तो इस इंटीग्रेशन को लिख देंगे h कट स्क्वायर 2L पाई स्क्वायर 16L स्क्वायर इंटू 2L। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, 2L से 2L कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 16L स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर आएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने यहाँ पे, 2L ठीक है, 2L लिख दिया था इसको, h कट स्क्वायर नीचे 2L कैंसिल हो गया, ठीक है, h कट पाई, हाँ ठीक है, h कट स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 16L स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी। इस टाइप से इसको सोल्व करना है। यहाँ पे एक काम तुम ये करना कि अपने शॉर्ट नोट्स में जो भी तुम्हारे ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ये फॉर्मूला, और साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में लिखे होने चाहिए। ये गूगल कर लो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले तुम शॉर्ट नोट्स में लिख लो, क्योंकि जब इंटीग्रेशन सोल्व करना आएगा, ये तो चलो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें याद था, हमने कर दिया, लेकिन जब इंटीग्रेशन सोल्व करना आएगा जिसमें साइन ए इंटू साइन बी होगा, तो उसको तुम्हें पहले साइन ए इंटू साइन बी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सोल्व होगा, वो ऐसे सोल्व नहीं होगा। इस वजह से ये फॉर्मूले तुम अपने गूगल करके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख लेना, आज इसी टाइम लिख लेना, ताकि बार बार उसको तुम देख सको और याद रह जाएं वो फॉर्मूले। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ए बॉल बाउंस बैक ऑफ अर्थ। पिक्चर कंसीडर करो, देखो एक ये अर्थ है, एक बॉल है जो बाउंस बैक कर रही है अर्थ से, अर्थ पे जा रही है, अर्थ से बाउंस बैक कर रही है। यू आर आस्क्ड टू सोल्व दिस मैकेनिकल अज्यूमिंग अर्थ, क्वांटम मैकेनिकल अज्यूमिंग अर्थ इज एन इन्फिनाइटली हार्ड स्फीयर। जो अर्थ है, अर्थ का ये जो सरफेस है वो हार्ड है। हार्ड का मतलब है दिस बॉल कैन नॉट क्रॉस दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर नहीं जा सकती बॉल, इस सरफेस से जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंसीडर द सरफेस ऑफ अर्थ एज द ओरिजिन, जहां पे पोटेंशियल इन्फिनिटिव है, ये जो सरफेस अर्थ का, इसको ओरिजिन कंसीडर करेंगे, या y इक्वल टू 0 ले लो, और जहां पे जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव पोटेंशियल का मतलब है ये जो पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल के अंदर नहीं जा सकता, इस पोटेंशियल के बाहर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। v नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ए लीनियर पोटेंशियल एल्सवेयर, और जो ऊपर पोटेंशियल है वो है माइनस mgx ले लो, माइनस mgy ले सकते हो, क्योंकि चलो x ले लो, इसको इन्होंने x कंसीडर किया है, तो x ले लो, ये x इक्वल टू 0 और v 0 पे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये है माइनस mgx। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी हमारे पास में x ग्रेटर देन 0 पे, मतलब बॉल पे एक नीचे की तरफ हमारे पास में एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव होनी चाहिए वैसे तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने नेगेटिव कंसीडर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज फिजिकली एडमिसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये देखना है कि जहां वेव फंक्शन, जहां पोटेंशियल इन्फिनिटिव है वहां वेव फंक्शन 0 होगा, वहां वेव फंक्शन 0 होगा, जहां पोटेंशियल इन्फिनिटिव है वहां वेव फंक्शन 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल वहां नहीं जा सकता, जहां पोटेंशियल इन्फिनिटिव है पार्टिकल वहां नहीं जा सकता, इसका मतलब पार्टिकल का वेव फंक्शन भी नहीं जा सकता। तो पार्टिकल ही नहीं होगा तो पार्टिकल का वेव फंक्शन थोड़ी होगा वहां पे। तो एक बाउंड्री कंडीशन निकल के आ रही है, x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, ये तो बाउंड्री कंडीशन एक निकल के आ रहा है। तो इनमें से कौन कौन सा वो सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, C और D। अब उनमें से एक और हमारे पास में कंडीशन है कि x टेंड टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन शुड बी 0। x टेंड टू इन्फिनिटी मान लो ऊपर जाते जाएं x टेंड टू इन्फिनिटी पे चल गए, तो बॉल इन्फिनिटी थोड़ी जा सकती है,
वेव फंक्शन तो जीरो ही होगा ना, वे वोल फाइनाइट हाइट तक ही जा सकती है ना, तो वेव फंक्शन एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे ये नॉन जीरो आ रहा है, यही जीरो आ रहा है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वेव फंक्शन क्या होगा, ए एक्स ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन जीरो भी है और एक्स इक्वल टू जीरो पे भी वेव फंक्शन जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटिव है। तो ये आगे भी अपने जब अपने प्रॉब्लम करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी अपने इसको अच्छे से दोबारा डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे वहाँ पे भी। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने, एक मैं बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये, जिससे तुम्हारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जेटली का क्वेश्चन है ये, मैं करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये हमारे पास में क्वेश्चन है, लिखवा देता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम, ये जेटली का क्वेश्चन है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए जस्ट कंसीडर ए सिस्टम whose state is given by in terms of orthonormal, in term of orthonormal vector psi 1 psi 2 psi 3, स्मॉल में है, psi 1 psi 2 psi 3 psi 5 psi 4 psi 5, psi n are the eigenstate of Hamiltonian, psi n are the eigenstate of Hamiltonian, ठीक है। और h psi n हमें गिवन है, ये गिवन है हमें, h psi n इक्वल टू n एप्सिलॉन नॉट psi n हमें ये गिवन है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये फाइंड करनी है हमें। या तो देखो इसका जनरल ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, या तो ऐसे फाइंड कर लो तुम, साई एच साई साई साई, ऐसे फाइंड कर लो तुम, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, 5 स्टेट गिवन है, जो नेट साई गिवन है हमें, वो गिवन है हमें वेव फंक्शन जो गिवन है, हमें ये वेव फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमें 1/√19, ये हमें गिवन है, ये भी लिखना। ठीक है, साई 1 प्लस 2/√19 साई 2 प्लस √2/19 साई 3 प्लस √3/19 साई 4 प्लस √5/19 साई 5। हमें ये स्टेट गिवन है साई। एक सिस्टम, कंसिडर ए सिस्टम हु स्टेट इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, इसकी टर्म्स में हमें ये स्टेट गिवन है और हमें ये रिलेशन गिवन है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। सबसे या तो ऐसे ये जनरल फॉर्मूला यूज कर लो, ये तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है अभी। ठीक है, जिसमें हमें 2 कॉम्बिनेशन ही दिए थे, साई 1 साई 2, यहाँ तो 5 दिए हैं, वो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, ये वाला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा इसी टाइप का, बट यहाँ आयोटा था, वहाँ आयोटा नहीं है, वही तो सेम क्वेश्चन है। या तो उस तरीके से कर लो, या एक और तरीका है जो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था एवरेज एनर्जी का, वो क्या बताया था, समीशन पी आई ई आई, ये भी एक फॉर्मूला बताया था। पर तुम्हें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है सभी की, P1 P2 P3। सबसे पहले P1 निकालेंगे, तो P1 निकालने के लिए साई 1 साई का होल स्क्वायर अपॉन साई साई, P1 निकालेंगे तो P1 कितना आएगा, पहले तो देखो साई साई क्या आ रहा है, साई साई देख लो, क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, इसका स्क्वायर इज 1/19
4/19, 2/19, 3/19, 5/19। तो ये क्या नॉर्मलाइज्ड है? 19, 5, 6, 7, 7, 3, 10, 5, 15 नॉर्मलाइज नहीं है। तो साई की वैल्यू कितनी है? 15/19। तो प्रोबेबिलिटी P1 कितनी होगी? P1 होगी, अब इसका होल स्क्वायर अपॉन साई, तो 1/19 अपॉन 15/19, तो 1/15। ठीक है। दूसरा, इसकी P2 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/√19, 2/19, 4/19, 4/19 अपॉन टोटल 15/19 डिवाइड बाय, तो 4/15, 4 डिवाइड बाय 15। P3 कितना आएगा? इसका होल स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 19 अपॉन 15/19, 2/15। P4 कितना आएगा? 3/19, 15/19, 3/15। P5 कितना आएगा? 5/19, 15/19, ये आ जाएगा 5/15। तो इसको सॉल्व, नेट प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आ जाएगी? 5, 6, 6, 4, 10, तो 12, 3, 15। नेट प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये 1 आएगी। देख लो इसको। और क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब E1, E2, E3 कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है H psi n, गिवन है एप्सिलॉन नॉट n psi n। तो H psi 1 कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 psi 1। H psi 2 कैलकुलेट करेंगे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट psi 2। H psi 3 कैलकुलेट करेंगे, तो 3 एप्सिलॉन नॉट psi 3। H psi 4 कैलकुलेट करेंगे, तो 4 एप्सिलॉन नॉट psi 4। H psi 5 कैलकुलेट करेंगे, तो 5 एप्सिलॉन नॉट psi 5। तो ये जो होंगी ये E1, E2, E3, E4 होंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज। तो बस एवरेज एनर्जी क्या है? E1 P1, E2 P2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू, E3 P3, E4 P4, E5 P5। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आएगा ये हमारे पास में? E1 कितना है? एप्सिलॉन नॉट P1 कितना है? 1/15। E2 कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट 4/15। 3 एप्सिलॉन नॉट 2/15। 4 एप्सिलॉन नॉट 3/15। 5 एप्सिलॉन नॉट 5/15। तो 15 एलसीएम ले लिया। एप्सिलॉन नॉट प्लस 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस 12 एप्सिलॉन नॉट प्लस 25 एप्सिलॉन नॉट। तो 25 और 12, 25 2 27, 37, 37 6 43, 43 और 8 43, 43 और 8 51 और 52 आ जाएगा 52 एप्सिलॉन नॉट बाय 15। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए हों। तो इतने क्वेश्चन इसमें इनफ है। बस इसके साथ में तुम्हें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अभी तक जो भी हमने टॉपिक अभी किए हैं फर्स्ट लेक्चर में, QM01 में जो भी टॉपिक किए हैं, ठीक है, एक तो डी ब्रोगली वाला टॉपिक है, और उसके बाद में हमने डिराक नोटेशन किया है, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है। इससे रिलेटेड जो भी गेट और नेट के PYQ है, ठीक है, गेट नेट के जो PYQ है वो तुम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे उनकी एक बार तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें इतने क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे कि तुम इजीली कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से टैकल कर सकते हो, उसको सॉल्व। ठीक है, थ्योरी पार्ट इतना ही है। अब थ्योरी के लिए तुम्हें कुछ अलग से बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी तुमने यदि कवर कर ली, इतना पोर्शन कवर कर लिया जो मैंने थ्योरी में लिखवाया है, ये पोर्शन तुमने कवर कर लिया यदि, ठीक है, तो तुम्हारा जस्ट काम रह गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना।
बस ये काम तुम्हारे ऊपर है। सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं हो सकती ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन तुम्हारा काम है। रिवीजन किसकी? जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनवाए हैं यहाँ पे, उनकी रिवीजन करनी है। ठीक है, बस ये काम तुम कर लो तो डेफिनेटली तुम्हें सही में तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 1 महीने के अंदर ही तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे पास में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तुम आराम से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी यदि तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जो CSIR नेट गेट फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट करो। ठीक है, कोई कुछ समझ में नहीं आया तो 9560 इस पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज डाल देना डायरेक्ट। जब भी टाइम होगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो और भी कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कन्फ्यूज़न है, तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिस भी टाइम मैं फ्री होऊंगा उस टाइम पे मैं ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये जो कंप्लीट PDF है, फर्स्ट वाली PDF QM01 की मैंने PDF ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पर। QM02 की जो PDF है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी। QM03 वीडियो होगी वो तुम्हारी कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन पे मैं पढ़ाऊँगा, जैसा फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ करवाने पड़ रहे हैं, मैं भी वहाँ करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ डिजिटल स्क्रीन पे। बट लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्टमेंट अच्छा सा नहीं है रूम में। जैसे ही प्रॉपर हो जाता है उसके लिए एक अलग यहाँ पे स्टूडियो का भी एक अलग काम चल रहा है साइड में। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे तो बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा। टिल देन अभी के लिए तुम, आई थिंक तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, तुम्हें मेन कंटेंट चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस पैटर्न का पढ़ा रहा हूँ, हाँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।